बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपीके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 बुक पेज 6 है और मेरे पास अपने टॉपिक्स का पहला पेज है जो कि आज मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ और ये रिवीजन है 9th क्लास मैथमेटिक्स का। मैं सरसरी इस पे रोशनी डालता रहूँगा। यूनिट वन केपीके और टॉपिक नेम है मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास 2 टाइप्स चूँकि डिस्कस हो चुके हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस करता चलूँगा इन शॉर्ट। वो मेरे पास कुछ इस तरह है कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है। जिस तरह नेम से वाज़े हैं, स्क्वायर मींस जब हम कोई भी फिज़िकल शेप डिस्कस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लेंथ और विड्थ बराबर होते हैं और तो हमारे पास वो स्क्वायर शेप कहलाए जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर भी है हमारे पास कि जब हमारे पास आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है मींस रोज़ और कॉलम होते हैं, तो इसमें मेरे पास रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बराबर है। फर्स्ट ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये मेरे पास रोज़ कहलाए जाते हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये मेरे पास कॉलम्स कहलाई जाती है। और ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो भी ए बी सी जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नेम से मालूम किया जाता है। फिर मेरे पास दूसरा टाइप जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ये मेरे पास एक एग्जांपल है 6 3 -1 1 5 एंड 2 है। इसमें स्ट्रेट लाइंस जो मेरे पास 2 हैं और वर्टिकल लाइंस मेरे पास कितने हैं, 3 है, जो कि रोज़ और कॉलम उसमें बराबर नहीं है। तो रेक्टेंगल शेप का भी यही होता है कि अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं लेकिन तमाम साइड आपस में बराबर नहीं होते। तो और बाकी हमारे पास क्या है, जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 के टेक्स्ट बुक के भी के मैथमेटिक्स 9 के, तो बाकी क्या है आप लोगों के होमवर्क है। क्लियर है। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले डिफिनीशन से मैं आगाज करता चलूँ। डिफिनीशन में हमारे पास ये है कि द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाई कॉलम मींस नंबर्स हमारे पास जब रोज में होते हैं तो वर्टिकली हमारे पास कॉलम डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो इसमें 2 स्ट्रेट लाइंस है जो कि 2 रोज है और वर्टिकल 3 लाइंस हैं। तो हमारे पास ये कॉलम्स कहलाए जाते हैं। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स जो भी है, ए है, बी है, सी है, तो सबसे पहले रो काउंट करते हैं और फिर कॉलम काउंट करते हैं और ये मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं रो बाई कॉलम या आर क्रॉस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास क्या है 2/3 है और बाकी जितने भी इसके क्वेश्चंस है ये हमारे पास होमवर्क है। क्लियर हैं। ये तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। आइए मैं चलता हूँ सेकंड असाइनमेंट के सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक मेरे पास है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। केपीके 9th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है और पेज नंबर 6 है और असाइनमेंट पेज मेरे पास क्या है 2 है। इसमें हमारे पास यूँ है कि अगर हमें मैट्रिक्स गिवन है 2/2 है, 3/3 है या कोई भी किसी भी ऑर्डर का है और हमसे पूछा जाता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन मैट्रिक्स क्या है, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास पोजीशन का क्या मतलब है कि कौन सा एलिमेंट किस रो में, किस कॉलम, किस नंबर पे पड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइंस और वर्टिकल लाइंस इन दोनों को हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट का नाम देते हैं और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है। तो A12 का मतलब है, ये इसका मतलब 12 नहीं है, A12 फर्स्ट ये जो 1 है ये रोज को शो कर रहा है और ये सेकंड एलिमेंट जो है ये कॉलम्स को शो कर रहा है। तो रोज और कॉलम में जो कोई इस तरह का कोई एलिमेंट पड़ा हो तो उसका पोजीशन क्या हो सकता है किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये A11 हो गया जो कि मेरे पास 3 बनता है। क्लियर है। ये A1 2 तो हो गया मेरे पास।
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के अंदर ये मेरे पास ये A11 हो जाएगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे मेरे पास ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंडली ये A12 है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का, तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये A12 हो गया, जो कि दरअसल मेरे पास 2 है। क्लियर है? सेकेंडली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे ठहरा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में ये मेरे पास -4 है। इसके बाद 2 3 जो मुझसे डिमांडिंग है क्वेश्चन के अंदर, तो ये मुझे गिवन थे और जो मुझे गिवन नहीं थे वो मैंने लिख लिए। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ जो मुझसे डिमांड किए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। A23 हैं। A23 में मेरे पास क्या है कि सेकंड रो में थर्ड कॉलम के ऊपर क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम के अंदर क्या है, ये मेरे पास 0 ठहरा हुआ है। यहाँ पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर क्या है, ये मेरे पास थर्ड हो गए और सेकंड कॉलम के अंदर मेरे पास क्या है, 1 है। फिर यहाँ फोर्थ रो और थर्ड कॉलम के अंदर क्या है, ये फोर्थ रो है और थर्ड कॉलम के अंदर क्या है, मेरे पास 6 है। और फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पे मेरे पास -4 है। एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम पे क्या पड़ा हुआ है, ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है जो कि मेरे पास 5 है एंड अप टू सो ऑन। हम ये तमाम तरह एलिमेंट मालूम कर सकते हैं जितने हमें हमसे हम इसमें मालूम कर सकते हैं, जो कि मेरे पास 4 3 12 पोजीशन हमारे पास बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं, तो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि मेरे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, दो चीज़ें होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या मेंबर्स या नंबर्स, जो भी आइटम्स या जो एंट्रीज है, जो कि ये कहलाई जाती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर होते हैं। तो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल हो सकते हैं जब इनको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। ये तब हो सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सेम हो और साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे मेरे पास ए है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे, फिर फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पे, फिर फर्स्ट सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम पे 3 है। तो इस तरह मुझे चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जब मैं उसको कंपेयर करूं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ तीनों में 2 2 है। फिर सेकंड रो में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे भी मेरे पास 5 होना चाहिए, जो कि तीनों में मेरे पास चारों के चारों मैट्रिसेस में मेरे पास 5 है। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में मुझे 1 चाहिए, जो कि यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबरी है। ये दो पोजीशन तो मिल गए, थर्ड भी मिल गए। फिर थर्ड रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे मेरे पास मुझे 3 चाहिए, जो कि किसी और के अंदर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन चूंकि ये मेरे पास सेकंड रो एंड फर्स्ट पे मैच नहीं हो रहे थे एलिमेंट, तो इसमें मैच हो रहे थे, तो मेरे पास ए डी के बराबर हुआ। और सेम केस ये आपस में बराबर है, फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम वाला। और मेरे पास 5 जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम इसके साथ मैच होता है। एंड सेम केस 4 4 के बराबर और 3 2 + 1 के बराबर, ये आपस में मेरे पास BC के बराबर हो गए। क्लियर है? अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या है, इफ 2 मैट्रिसेस ऑफ जो भी किसी भी ऑर्डर की क्यों ना हो, 2 के हो, 3 के हो, 4 के 4x4 के हो, जो भी, अब हमें जब पहले से कंपेयर किए जाएं और हमें बता दिया जाए मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली, तो हम उसको कंपेयर करेंगे और फिर इसमें क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखेंगे। ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। फिर मेरे पास क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ V है, तो कंपेयर कर लिए, V और 2 के बराबर हो गए। -3 है, -3 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। U 5 के बराबर हो गए, जो कि मेरे पास ये है, और W 0 के बराबर है। ये तो जस्ट लाइक MCQ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम चलते हैं असाइनमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज हमने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के टाइप के हवाले से। जी, ये बुक पेज नंबर 6 है और मेरे असाइनमेंट का पेज नंबर 3 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसमें हमसे पूछा जाता है कि अगर दो मैट्रिसेस जो कि सेम ऑर्डर के हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो कि इसमें अननोन एलिमेंट है,
ए बी सी एक्स वाई जेड है, तो ये 6 एलिमेंट जो अननोन है ये हमने फाइंड आउट करने हैं। और इसमें इसके लिए तरीकाकार क्या है कि आर्डर शुड बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम, जो कि चूंकि मेरे पास अननोन डाले गए हैं तो वो करस्पॉन्डिंग, जब दो मैट्रिसेस आपस में सेम हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। तो इनकी वजह से हम उनको कंपेयर करते हैं और अननोन के एलिमेंट हम मालूम करते हैं और कर सकते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू मालूम, बी की, सी की, एक्स की, वाई की और जेड की रेस्पेक्टिवली मैं इसकी इस साइड पे आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ए मेरे पास किधर पड़ी हुई है, ए -1, और यहाँ इसको करस्पॉन्डिंग कंपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास सेकंड रो में सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम -3 है, तो कंपेयर कर लिया। और ये अलजबरा है जो कि अपोजिट साइड पे जो भी कांस्टेंट जाएगा तो अपोजिट साइन के साथ जाएगा, अपोजिट साइड पे अपोजिट साइन के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। सेकेंडली बी की वैल्यू मैंने कंपेयर करनी है, तो बी की वैल्यू मेरे पास किधर पड़ी हुई है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ कंपेयर कर लिए हैं। और जो भी अलजेब्राइक क्वेश्चंस, अलजेब्रिक के अंदर जो भी वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड पे लाते हैं, तो कंपेयर कर लेते हैं और हमारे पास आसानी हो जाती है कि लेफ्ट से राइट पे जाना है तो अपोजिट साइन, और राइट से लेफ्ट पे साइड पे आना है, जो कि जिस तरह यहाँ पे मैंने की हुई है, तो अपोजिट साइड से आना है और हमारे पास आसानी से बी की वैल्यू मालूम हो जाती है। सेम केस सी के साथ है। सी की वैल्यू मेरे पास किधर पड़ी हुई है, यहाँ पे सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। तो इनको कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि यहाँ इसकी वैल्यू 0 है। तो कंपेयर करने के बाद मेरे पास 2 के बराबर है और कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएंगे तो अपोजिट साइन -2 है और 2 वाला टेबल इस पे जाता है, 2 1 ज़र और 2 1 ज़र, तो जो कि -1 मेरे पास आ गया। ये सेम केस है मेरे पास। सेकेंडली मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स की वैल्यू मालूम अगर करना हो तो x+3 है। तो कंपेयर करने के बाद जो कि कांस्टेंट है उस साइड पे जाएगा, तो अपोजिट साइन के साथ -3 है। और सेम केस y के लिए है, जो कि y मेरे पास किधर पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम के अंदर है। कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कर लिया है, तो मेरे पास वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आते हैं और राइट साइड पे मैं कांस्टेंट को लेके जाता हूँ अपोजिट साइन के साथ, जो जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है। 3y -2y इस साइड पे आ जाएगा और कांस्टेंट इसी साइड पे है, -7 है, तो +2 उस साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा और आपस में प्लस माइनस का ये है अलजेब्रा, बहुत आसान है। सेम के z के लिए है। z को जब मैंने मालूम करना हो, ये नेगेटिव, ये सिर्फ z है, z, तो तब भी मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है। z किधर पड़ा हुआ है, इसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ है। किधर पड़ा हुआ है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू 6 के बराबर है। तो तब हम इसको भी कंपेयर कर लेते हैं और मेरे पास इसकी वैल्यू चूँकि 4 की वैल्यू उस साइड पे जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी और ये मेरे पास मालूम हो जाती है। तो बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर फिर भी रही तो कमेंट्स में सेक्शन में इनबॉक्स याद दिला देना, ठीक है। आइए चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में रिपीट होता है, जो कि हम एग्जाम हम लेते हैं बच्चों से, वो हम प्लस माइनस से सॉल्व करते हैं। आज मैं कंपैरिजन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि मुझे तो लग रहा है कि निहायत आसान लगेगा स्टूडेंट्स को, और मेरी खुद कोशिश है कि कोई आसान सा आसान मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे मिल जाए और मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर लूँ ताकि उनको आसानी रहे। क्लियर। मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं जो कि सेकंड ऑर्डर के हैं, 2 बाई 2 हैं, और यहाँ पे मैंने कंपेयर की हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है इक्वल मैट्रिक्स है और उसमें ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 के बराबर है, और बी अगर इस साइड पे रखे तो ए को मैं इस साइड पे ले आ सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। सेकेंडली सेकेंड जो कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे है 4 के बराबर है, इस तरह लिख सकता हूँ, या आर मैंने लिखा हुआ है इसको b = 4 - 2 से लिख सकता हूँ। इसका राज फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने क्यों ऐसे लिखे हुए, और हम लिख सकते हैं 2c जो कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं d = और फिर यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम पे है जो कि 0 के बराबर है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 मैं कह रहा हूँ। क्लियर है। अब स्टूडेंट से मैं ये शेयर करूंगा कि कंपेयर द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 एंड 2।
अब मेरे पास इक्वेशन 1 ये बना हुआ है जो कि b की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बना हुआ है जिसकी b की वैल्यू मैंने इधर निकाली हुई है। अब इनको जब हम कंपेयर कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस दोनों में सेम है, b के बराबर है, तो -1 -a बराबर और -1 -a बराबर हो जाएगा 4 - 2c, क्योंकि b और b आपस में बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे। तो -a इस साइड पे पड़े और कांस्टेंट वैल्यूज को उस साइड पे ले जा रहा हूँ, तो 4 ये -1 है तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइड की सारी बात है। तो मेरे पास और फिर -a है तो डिवाइडिंग -1, चूंकि मेरे पास कोफिशिएंट क्या है -1 है, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास -5 प्लस 2c बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस तरह है कि प्लस प्लस 5 -2c है तो -1 डिवाइड हो रहा है, तो +5 को भी -1 डिवाइड कर रहा है और -2c को भी -1 डिवाइड कर रहा है, तो ये प्लस हो जाएंगे और ये प्लस माइनस -5 हो जाएंगे। तो ये चीज़ इस तरह आई हुई है, क्लियर है। आइए हम चलते हैं अपने असाइनमेंट के नेक्स्ट पेज की तरफ। जी स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल असाइनमेंट का फाइनल पेज है और इसमें मैंने रिमेनिंग क्वेश्चन को शो किया हुआ है। बुक पेज नंबर 6 है और मेरे असाइनमेंट का पेज नंबर 4 है। इसमें हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ डी, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 मेरे पास क्या थे, ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट मेरे पास डी है 8 - 2c है, यहाँ पे डी है 2a, तो इन दोनों के लेफ्ट साइड तो बराबर है तो राइट साइड भी मैं बराबर कर लेता हूँ। जब ये दोनों बराबरी होते हैं तो 2a बराबर है 8 - 2c बन जाएगा और 2a इस साइड पे रहें और c को उस साइड पे ले जाएं, बल्कि मेरे पास क्या बन जाएगा 4 2 ज़र 8 और 2c ज़र c की वैल्यू मैंने इसमें क्या की है, पुट की है, क्लियर है। जब हम कंपेयर कर लेते हैं, जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, क्लियर है, तो 4 - c हो गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 2c - 5 वे गेट। तो जब मेरे पास a = 4 - c आ जाती है, अब देखो सुने, यहाँ पे ये मैंने कैंसिलेशन किया हुआ है आसानी की खातिर, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया है, 2 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो 4 2 ज़र 8 बनता है और 2 1 ज़र 2, ये फिर c के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि 2 इस साइड पे कैंसिल हो जाता है, e = 4 - c बन गया। अब इसी इक्वेशंस को आप देखें, यहाँ पे मेरे पास a = 4 - c है और वहाँ पे वो जो पिछले क्वेश्चन में है मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि कुछ इस तरह है, आप लोग देख सकते हैं a = -5 प्लस 2c है प्रीवियस, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, जो कि a - 4c में c की वैल्यू मैं पुट कर लूँ, जो कि ये है, तो मेरे पास क्या आता है 2c + c 4 + 5 3c = a बन जाएगा, ये 3 बन जाए 9 बन जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास c की वैल्यू 3 बन जाएगी, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अननोन की तरफ, जो कि मैं फिर कंपैरिजन मेथड से कर रहा हूँ। सिंस इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, b + 2c = 4 है और b = 4 - 2c है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसमें वैल्यू c वाली जो कि मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, यहाँ पे ये अगर मैं इसमें पुट कर लूँ तो मेरे पास b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b = -2, जो कि एक अलजेब्रिक कैलकुलेशन वगैरह ऑपरेशन है, ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से। सिंस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सब पार्ट इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या चीज़ है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 2a = 2a - d = 0 और d = 2a, तो यहाँ a की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट है, तो d के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो d की वैल्यू मेरे पास 2 मिल जाती है जब a की वैल्यू मैं 1 इसमें पुट करता हूँ, जो कि ये प्रीवियस हमारे पास फाइंड आउट है। तो जनाब स्टूडेंट, ये इस क्वेश्चन पे मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि चूंकि ये मेथड मुझे लग रहा है कि आसान है, वो जो पिछला मेथड मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो ये रहा टॉपिक और कमेंट सेक्शन में मुझे याद रखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में
डिमांड कर सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।